जैसा कि हम आपको बता रहे थे, आज की शाम आपके लिए काफी मनोरंजक रही होगी, लेकिन 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आज नहीं बल्कि शनिवार को आने वाले हैं और सब जानना चाहते हैं कि किस पार्टी के चेहरे पर इस बार सत्ता का गुलाल लगेगा, क्योंकि चुनावों के नतीजों के ठीक बाद होली का त्योहार है। राजनीति की पहेली को सुलझाना आसान काम नहीं होता, इसके लिए बहुत तजुर्बा चाहिए होता है। लेकिन हमारी टीम ने रिसर्च के आधार पर यह पता लगाने की कोशिश की कि हार और जीत के बाद किस नेता की हैसियत क्या हो जाएगी। सबसे पहले हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करेंगे। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री तो हैं ही, वो बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा भी है और इस बार के चुनाव भी उन्हीं के चेहरे के आधार पर लड़े गए। अगर बीजेपी उत्तर प्रदेश जीत जाती है, गोवा में सरकार बचा लेती है और उत्तराखंड और मणिपुर में भी सत्ता में आ जाती है, तो नरेंद्र मोदी राजनीति की दुनिया के सुपरमैन बन जाएंगे और उनके साथ साथ पार्टी अध्यक्ष अमित शाह का कद भी बढ़ जाएगा। बीजेपी को जीत से दूर करने के लिए कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और यहां तक कि आम आदमी पार्टी एक दूसरे से भी हाथ मिला सकते हैं। ऐसे में मोदी की जीत में एक बहुत बड़ा राजनीतिक संदेश छुपा होगा। सबसे बड़ी बात यह होगी कि राज्यसभा में बीजेपी की ताकत बहुत बढ़ जाएगी। बीजेपी को महत्वपूर्ण बिल पास कराने के लिए अब कम विरोध झेलना होगा। फिलहाल बीजेपी के पास राज्यसभा में बहुमत नहीं है, लेकिन अगर बीजेपी को यूपी में बड़े अंतर से जीत मिलती है तो राज्यसभा में बीजेपी के सांसदों की संख्या आगे चलकर बढ़ सकती है। इसी तरह बीजेपी को जुलाई में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में भी कुछ फायदा होगा। राष्ट्रपति का चुनाव 4,896 जनप्रतिनिधि मिलकर करते हैं। इनमें से 776 सांसद लोकसभा और राज्यसभा से होते हैं, जबकि देश के अलग अलग राज्यों के 4,120 विधायक भी राष्ट्रपति चुनावों में वोटिंग करते हैं। इन विधायकों के वोटों का मूल्य राज्य की जनसंख्या के आधार पर तय होता है। इसलिए बीजेपी के जितने विधायक इन चुनावों में जीत दर्ज करेंगे, उतना ही फायदा बीजेपी को होगा अगला राष्ट्रपति चुनने के लिए। और इनमें उत्तर प्रदेश के विधायकों का सबसे बड़ा रोल होगा, क्योंकि जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। 5 राज्यों के चुनाव में अगर बीजेपी को जीत मिलती है तो इससे ब्रांड मोदी को भी बहुत मजबूती मिलेगी, इसकी चमक और बढ़ेगी। इसका सीधा सीधा मतलब यह भी होगा कि जनता ने सरकार के सर्जिकल स्ट्राइक और नोटबंदी जैसे फैसलों का खुलकर समर्थन किया है। ऐसे में विपक्षी नेताओं को यह साफ संदेश मिलेगा कि देश हित के फैसलों पर सवाल उठाना जनता को पसंद नहीं आया। बीजेपी के प्रदर्शन का असर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और कूटनीति की दुनिया पर भी पड़ेगा। आपको सुनकर लग रहा होगा कि भला भारत के 5 राज्यों के चुनावों का अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति से क्या लेना देना। तो हम आपको बता दें कि इन चुनावों पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की पैनी नजर है। अंतर्राष्ट्रीय नेता भी इन चुनावों पर नजर रखे हुए हैं, क्योंकि अगर नतीजे बीजेपी के पक्ष में रहते हैं तो पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी की साख और उनका वजन बढ़ जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर उनका सम्मान बढ़ेगा। मोदी डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन जैसे नेताओं के सामने अपनी बात ज्यादा वजनदार तरीके से रख पाएंगे। ट्रंप और पुतिन जैसे बड़े नेता भी बेसब्री से इन नतीजों का इंतजार कर रहे हैं और अब तक वो अपने स्टाफ से एग्जिट पोल्स का स्कोर भी शायद पूछ चुके होंगे। यहां आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि अगर अकेले उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की तुलना दुनिया के देशों से की जाए तो उत्तर प्रदेश आबादी के हिसाब से दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा देश होता। वैसे अगर सभी 5 राज्यों की जनसंख्या जोड़ ली जाए तो ये 25 करोड़ के आसपास होती है। यानी इन चुनावों के नतीजे किसी बड़े देश के चुनावी नतीजों जितने ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए इन नतीजों का असर कूटनीति की दुनिया पर जरूर पड़ेगा। अब आपको यह भी समझना चाहिए कि अगर बीजेपी इन चुनावों में हार गई या उसका प्रदर्शन पहले के मुकाबले कमजोर रहा तो फिर प्रधानमंत्री मोदी की छवि पर इसका क्या असर पड़ेगा। पहली बात यह समझनी होगी कि इन चुनावी नतीजों का असर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिल्कुल नहीं पड़ेगा। यानी वर्ष 2019 तक मोदी ही देश के प्रधानमंत्री बने रहेंगे, लेकिन उनकी राजनीतिक चमक जरूर कमजोर हो जाएगी। इसका असर ब्रांड मोदी पर पड़ेगा और वर्ष 2019 के लोकसभा चुनावों के लिए बीजेपी को कहीं ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अमित शाह का कद भी पार्टी में कमजोर हो जाएगा। विपक्षी राजनीतिक पार्टियां ये साबित करने की कोशिश करेंगी कि जनता ने नोटबंदी और सर्जिकल स्ट्राइक जैसे फैसलों को खारिज कर दिया। आम बोलचाल की भाषा में कहें तो बीजेपी की हार 4 लोगों को बातें बनाने का मौका दे देगी
और ये 4 लोग कहेंगे कि सरकार जनता का मूड समझ नहीं पाई। वैसे राजनीति के ये 4 लोग अखिलेश, राहुल, मायावती और केजरीवाल हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री मोदी की बार्गेनिंग पावर कम हो जाएगी। 25 करोड़ लोगों का साथ न मिलने का मतलब यह होगा कि बड़े बड़े वर्ल्ड लीडर्स मोदी की नीतियों को शक की निगाहों से देखने लगेंगे। अंतर्राष्ट्रीय दुनिया में भी 4 लोग तरह तरह की बातें करने लगेंगे और भारत में विदेशी निवेश के माहौल पर भी इसका असर पड़ सकता है। बीजेपी की हार का सबसे बुरा असर यह हो सकता है कि राज्यसभा में बीजेपी की ताकत कमजोर हो जाएगी। सरकार के सभी महत्वपूर्ण फैसले बफरिंग मोड पर चले जाएंगे, यानी वो योजनाएं जिनका राज्यसभा से पास होना जरूरी है, वो बिल जनता तक अटक कर पहुंचेंगे। अब यह समझने की कोशिश करेंगे कि अखिलेश यादव के लिए जीत और हार का मतलब क्या होगा। ऐसा माना जा रहा है कि अगर अखिलेश यादव जीत गए तो वो मोदी विरोधी राजनीति के केंद्र बिंदु बन जाएंगे, क्योंकि अखिलेश इन चुनावों से पहले न सिर्फ अपने पिता से लड़े बल्कि उन्होंने ये साबित करने की भी कोशिश की कि ईमानदार राजनीति उनकी प्राथमिकता है और इसके लिए अगर उन्हें अपनों का विरोध भी करना पड़े, अपने पिता मुलायम सिंह यादव का भी विरोध करना पड़े, तो वो इसके लिए तैयार हैं। दूसरी बात, अखिलेश यादव ये कहते रहे हैं कि काम बोलता है। उन्हें अपने द्वारा, अपनी सरकार द्वारा किए गए काम पर बड़ा गर्व था और अगर अखिलेश ये चुनाव जीत जाते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि उत्तर प्रदेश की जनता ये मान गई कि अखिलेश यादव ने बहुत मेहनत की है और राज्य के लिए बहुत काम किया है। अखिलेश एक युवा नेता हैं, उनकी उम्र सिर्फ 43 वर्ष है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में जीत मिलने पर वो वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में एक बहुत बड़ा चेहरा बनकर उभर सकते हैं। अखिलेश के साथ अच्छी बात यह है कि वो पिछले 5 वर्षों में एक नेता के तौर पर काफी परिपक्व हो चुके हैं और 2019 के चुनाव में विपक्षी पार्टियों का गठबंधन अखिलेश के चेहरे को आगे करके चुनाव लड़ सकता है नरेंद्र मोदी के खिलाफ। अखिलेश की जीत यह भी साबित कर देगी कि वो अपने पिता मुलायम सिंह यादव की छाया से पूरी तरह बाहर निकल गए हैं। वो खुद फैसले ले सकते हैं, उन्हें सही साबित कर सकते हैं और जीत कर भी दिखा सकते हैं। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी भी पूरी तरह से अब अखिलेश यादव के नियंत्रण में आ जाएगी अगर वो जीते तो, और चुनाव से पहले जो भी नुकसान उनकी पार्टी को हुआ है वो उसकी भरपाई आसानी से कर पाएंगे। लेकिन ये तब होगा अगर अखिलेश यादव जीते। लेकिन अगर अखिलेश यादव कहीं हार गए तो उनके लिए अपनी पार्टी को एकजुट रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा और उनके परिवार की दरार भी और गहरी हो जाएगी। लोग कहेंगे कि अखिलेश यादव ने कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर बहुत बड़ी गलती की और ये इसी का नतीजा है। अखिलेश यादव कच्चे खिलाड़ी हैं। समाजवादी पार्टी में अखिलेश का विरोध करने वाले नेता बिना जीते भी ज्यादा मजबूत हो जाएंगे और अखिलेश को नए सिरे से मेहनत करनी पड़ेगी। यानी जिस राजनीतिक साइकिल को अभी तक अखिलेश यादव तेजी से चला रहे थे वो पंचर हो जाएगी और अखिलेश को इसकी रिपेयरिंग में काफी वक्त लगेगा। 5 राज्यों के ये चुनाव कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि एग्जिट पोल्स के अनुमान ये बता रहे हैं कि 2 राज्यों में राहुल गांधी की पार्टी की सरकारें जा रही हैं। ये 2 राज्य हैं उत्तराखंड और मणिपुर। हालांकि कांग्रेस के लिए कुछ राहत की खबर पंजाब से आ सकती है, जहां पिछले 10 वर्षों से चला रहा कांग्रेस पार्टी का वनवास खत्म हो सकता है। यानी अगर कांग्रेस पार्टी पंजाब में जीतती है तो राहुल गांधी का डूबता हुआ सितारा कुछ हद तक थम जाएगा। हालांकि यह बात अलग है कि पंजाब में कांग्रेस की जीत नहीं बल्कि शिरोमणि अकाली दल की हार है, क्योंकि शिरोमणि अकाली दल की सरकार से पंजाब के लोग बहुत परेशान थे। अगर कांग्रेस पंजाब में जीतती है तो इसका श्रेय कैप्टन अमरिंदर सिंह को जाएगा। राहुल गांधी का इसमें कोई खास रोल नहीं है। हालांकि कांग्रेस के बड़े नेता इस जीत का पूरा श्रेय अपने उपाध्यक्ष राहुल गांधी को ही देना चाहेंगे। लेकिन अगर कहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता पर और भी बड़े बड़े सवाल उठने लगेंगे। मायावती के लिए इन चुनावों में स्थिति करो या मरो की है, क्योंकि एग्जिट पोल्स में मायावती की पार्टी को सिर्फ 54 सीटें मिलने का अनुमान है। यानी अभी यह माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के चुनावों में मायावती बुरी तरह से हार जाएंगी। इससे पहले लोकसभा चुनाव में भी मायावती की पार्टी का सफाया हो चुका है। अगर मायावती हार गई तो उनके लिए बिना सत्ता के रहना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में मायावती के लिए सत्ता का वनवास 10 वर्षों का हो जाएगा, जिसमें से 5 वर्ष वो काट चुकी हैं और उन्हें अगले 5 वर्ष भी यही राजनीतिक वनवास झेलना पड़ेगा। और ऐसा लगता है कि उनकी पार्टी में इतना दम नहीं बचा है कि वो
5 साल और बिना सत्ता के च्यवनप्राश के रह सके। लेकिन अगर मायावती जीत गई तो उनकी पार्टी को संजीवनी मिल जाएगी, जिसकी उम्मीद अभी बहुत कम दिखती है। एक और बात जो संभव हो सकती है वो ये कि उत्तर प्रदेश में हो सकता है कि त्रिशंकु विधानसभा यानी हंग असेंबली बन जाए, और ऐसी स्थिति में मायावती किंग मेकर हो जाएंगी। यानी अगर ऐसे हालात हुए तो इसका सीधा फायदा मायावती को होगा और मायावती जिसे भी सपोर्ट करेंगी उसकी सरकार बन जाएगी। हालांकि चुनावों के दौरान मायावती ये कह चुकी हैं कि वो विपक्ष में बैठना पसंद करेंगी, लेकिन बीजेपी को समर्थन नहीं देंगी। लेकिन ये राजनीति का खेल है, राजनीति में संभावनाओं का दरवाजा हमेशा खुला रहता है, इसलिए कुछ भी हो सकता है। और किस्मत साथ दे तो मायावती किंग मेकर की बजाय खुद क्वीन भी बन सकती हैं। वैसे इन चुनावों के नतीजे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी सत्ता में आ गई तो ये केजरीवाल के लिए एक बहुत बड़ी जीत होगी। उनकी पार्टी एक पूर्ण राज्य में सरकार चलाने के सपने को पूरा कर पाएगी। केजरीवाल अपने विरोधियों को यह संदेश दे पाएंगे कि उन्हें कमजोर मानना एक बड़ी राजनीतिक भूल है। चुनाव वाले 5 राज्यों में पंजाब आबादी के हिसाब से उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा बड़ा राज्य है। यानी इस राज्य में जीत से केजरीवाल की राजनीतिक हैसियत बढ़ जाएगी और वो दिल्ली से शिफ्ट करके पंजाब के मुख्यमंत्री बन जाएंगे और वो राजनीति के पार्ट टाइम प्लेयर से अब फुल टाइम चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री को वो पार्ट टाइम चीफ मिनिस्टर ही मानते हैं। लेकिन अगर केजरीवाल हार गए तो ये हार उनके लिए बहुत बड़ा सबक होगी, एक तरह का सेटबैक होगी। आम आदमी पार्टी को ये मानना पड़ेगा कि दिल्ली के बाहर उसकी राजनीतिक चमक बहुत फीकी है और उसे अपनी सारी महत्वाकांक्षाएं दिल्ली में ही पूरी करनी पड़ेंगी। चुनावी मौसम आते ही हमारे देश में हर बार अलग अलग सर्वेज की बाढ़ आ जाती है। कोई कहता है कि बीजेपी को इतने वोट मिलेंगे तो कोई कहता है कांग्रेस को इतने वोट मिलेंगे। तमाम लोगों के अपने अपने अंदाजे होते हैं, अपने अपने अनुमान होते हैं। इन अलग अलग सर्वेज को मुख्य तौर पर 2 भागों में बांटा जाता है। पहला होता है ओपिनियन पोल और दूसरा होता है एग्जिट पोल, और ये दोनों ही काफी मनोरंजक होते हैं। चुनाव की घोषणा के बाद जब वोटर से उनकी राय पूछी जाती है तो उस सर्वे को ओपिनियन पोल कहा जाता है। इस सर्वे में मुख्य रूप से सैंपल साइज पर जोर दिया जाता है, जिसका जितना बड़ा सैंपल साइज होता है उसके नतीजे उतने ही सटीक होते हैं। जबकि मतदान के दिन जब वोटर अपना वोट डालकर पोलिंग बूथ से बाहर निकलता है तो सर्वे करने वाले लोग उससे ये पूछते हैं कि आपने कौन सी पार्टी को वोट दिया, किस उम्मीदवार को वोट दिया, या फिर आपकी नजर में कौन सी पार्टी जीत सकती है। ऐसे सर्वे को एग्जिट पोल कहते हैं। एग्जिट पोल के साथ समस्या यह है कि वो वोटर के जवाब पर निर्भर होते हैं और अगर वोटर सही जवाब ना दे तो एग्जिट पोल के नतीजे गलत हो जाते हैं। और यही वजह है कि एग्जिट पोल्स कई बार गलत भी साबित होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो वोट डालने के बाद जब बाहर आते हैं और एग्जिट पोल वाले लोग उनसे सवाल पूछते हैं तो वो गलत जवाब दे देते हैं। 2015 में बिहार में विधानसभा चुनाव हुए थे, तब ज्यादातर एग्जिट पोल्स ने जेडीयू और आरजेडी के गठबंधन को एनडीए से कड़ी टक्कर मिलने का अनुमान जताया था। लेकिन 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन ने बीजेपी को आसानी से हरा दिया था। तमिलनाडु को लेकर तमाम एग्जिट पोल्स गलत साबित हुए थे। लगभग सभी एग्जिट पोल्स ने अनुमान लगाया था कि सत्ताधारी एआईएडीएमके हार जाएगी, लेकिन जनता ने जयललिता को फिर से चुन लिया और एआईएडीएमके 136 सीटें जीतकर वापस आ गई। हालांकि पिछले साल अप्रैल और मई में पश्चिम बंगाल, केरल, असम और पुडुचेरी में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तब ज्यादातर एग्जिट पोल्स काफी हद तक सही साबित हुए थे। वैसे दुनिया में एग्जिट पोल्स का इतिहास कई वर्षों पुराना है। पहली बार वर्ष 1967 में अमेरिका के केंटकी राज्य के गवर्नर के चुनाव में एग्जिट पोल की शुरुआत हुई थी। पहली बार एग्जिट पोल किया गया था, जबकि भारत में एग्जिट पोल्स की शुरुआत पहली बार वर्ष 1989 के लोकसभा चुनाव में हुई थी। और आपको याद होगा सबसे बड़ा उदाहरण जो एग्जिट पोल्स के लिए दिया जाता है वो अमेरिका में हाल ही में हुए चुनावों को लेकर दिया जाता है। तब ज्यादातर एग्जिट पोल्स ने ये भविष्यवाणी की थी कि डोनाल्ड ट्रंप हार रहे हैं, वो राष्ट्रपति नहीं बन पाएंगे। लेकिन सारे एग्जिट पोल्स गलत साबित हुए और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए। और हम पहले भी कह चुके हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की भी
हमारे देश के इन चुनावों पर नजर जरूर इस वक्त होगी और वो अपने स्टाफ से हो सकता है कि एग्जिट पोल का स्कोर अब तक पूछ भी चुके होंगे, लेकिन वो इन एग्जिट पोल्स पर कितना विश्वास करेंगे ये कहना थोड़ा मुश्किल है। इस विश्लेषण के अंत में हम अपने दर्शकों को एग्जिट पोल से जुड़ी एक वैधानिक चेतावनी देना चाहते हैं। वो चेतावनी ये है कि आज जो आंकड़े एग्जिट पोल्स ने आपके सामने रखे हैं वो अंतिम नतीजे नहीं हैं। एग्जिट पोल्स गलत भी साबित हो सकते हैं और इसका एक लंबा इतिहास रहा है। इसलिए आप सबको, पूरे देश को 11 मार्च की सुबह का इंतजार करना होगा। वो सुबह नतीजों की सुबह होगी और उस दिन आपका समय हमारे साथ सुरक्षित रहेगा। उससे पहले आप इन एग्जिट पोल्स के जरिए अपना मनोरंजन करते रहिए, एग्जिट पोल्स को देखते रहिए, सोचते रहिए और एग्जिट पोल्स और कुछ ना सही तो कम से कम आपको एक इशारा जरूर दे देते हैं कि जनता क्या सोच रही है। और इनका नाम एग्जिट पोल इसलिए है क्योंकि जब वोटर पोलिंग बूथ से एग्जिट कर रहा होता है और जब उससे वो सवाल पूछा जाता है एग्जिट करते वक्त, इसीलिए इसको एग्जिट पोल कहा जाता है। तो इसको आप ऐसा कह सकते हैं कि आज जो आपने एग्जिट पोल देखे आज शाम, वो क्रिकेट के T20 मैच की तरह हैं, लेकिन 11 मार्च को जो आप देखने वाले हैं वो सबसे गंभीर माने जाने वाला टेस्ट मैच होगा।